नमस्कार मित्रों, काव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर हम बातचीत कर रहे हैं। काव्यशास्त्र में 6 सिद्धांत मुख्यतः रूप से दिए गए हैं। रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। इन 6 सिद्धांतों में से 5 सिद्धांतों पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब अंतिम सिद्धांत जो है औचित्य का सिद्धांत है, उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद हमारा पाश्चात्य काव्य सिद्धांत चालू होगा। अभी हम हैं इकाई 8 पर, जो कि मध्य प्रदेश MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर बातचीत हो रही है और उसी के अंतर्गत हम काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं। और अंतिम टॉपिक है संस्कृत और हिंदी काव्यशास्त्र का औचित्य सिद्धांत। तो इस पर हम बिना समय गवाए बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष है। दृष्ट से अदृष्ट की ओर उन्मुख करना ही हमारी संस्कृति का मुख्य सिद्धांत है। उसी के फलस्वरूप अर्थ और काम पुरुषार्थ हमें धर्म की ओर प्रेरित करके अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष के पद तक पहुंचा देते हैं। ललित कलाओं का भी संबंध पुरुषार्थ से है, अतः कला भी हमें प्रतिक्षण दृष्ट से अदृष्ट की ओर ले जाती है। काव्य कला का प्रधान अंक है जो रसास्वादन करता हुआ ब्रह्मानंद का ज्ञान कराता है, उसमें औचित्य का विद्वान रहना आवश्यक है। संसारी लोक व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, ये सभी बातें औचित्य के अंतर्गत आती हैं। औचित्यपूर्ण व्यवहार की ही भांति औचित्यपूर्ण काव्य भी सहृदय जनों के मानस को आनंदित करने योग्य बन जाता है। सभी काव्यशास्त्र के आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस, अलंकार आदि के उचित प्रयोग का विवेचन करते हुए औचित्य का संकेत दे दिया था। तथापि शुद्ध रूप से औचित्य को काव्य का तत्व मानकर, काव्य के कसौटी मानकर यदि किसी ने विचार किया तो वह आचार्य क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र जो थे वह औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कहलाते हैं, इसलिए उनको श्रेय दिया जाता है। उन्होंने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ की रचना की है। औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की है। उन्होंने औचित्य की परिभाषा दी है, उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किलयस्य यत् उचितस्य च यौ भावस्त दौचित्यम प्रचक्षते। इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, यत्किल यस्यानुरूपम तदुचितमुच्यते तस्य भावमौचित्यम कथयन्ति। अर्थात जो वस्तु निश्चयात्मक रूप से जिसके अनुरूप होती है उसको उचित कहते हैं और उचित के भाव को ही आचार्यजन औचित्य कहते हैं। जो वस्तु निश्चयात्मक रूप से जिसके अनुरूप होती है उसको उचित कहते हैं और उचित के भाव को ही आचार्यजन औचित्य कहते हैं। औचित्य का अर्थ एवं स्वरूप जान लेते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने बताया कि यदि कोई अपने गले में मेखला पहन ले, हाथों में बिछुए बांध ले और पैरों में कयूर बांध ले, इस औचित्य पर कौन नहीं हंस देगा। अतः औचित्य के बिना न तो कोई समझ ही अच्छी लगती है, न गुण ही। औचित्य काव्य का अंतरंग तत्व है, इसके बिना अन्य कोई गुण या विशेषता महत्वहीन हो जाती है। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र द्वारा ईसा की 11वीं शती में विकसित हुआ। औचित्य विचार चर्चा के अतिरिक्त कवि कंठाभरण, सुब्रत तिलक क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य ही काव्य की आत्मा है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य ही काव्य की आत्मा है, क्योंकि वे औचित्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उसकी महत्ता उन्होंने बताई है। औचित्य को लेकर 3 प्रमुख आचार्यों का नाम स्मरणीय है, भरत, आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र। औचित्य का प्रथम बीज भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाटक के प्रसंग में इन्होंने औचित्य की चर्चा की है। यद्यपि इन्होंने औचित्य शब्द का नामोल्लेख नहीं किया, परंतु नाटक के परम तत्व रस का वर्णन औचित्य की दृष्टि से किया है, जिसके लिए उन्होंने अनुरूपता, सामंजस्य, अनुकूलता शब्द का प्रयोग किया है।
यह प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि ने औचित्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो उसमें अनुरूपता, अनुकूलता शब्द जैसा जहाँ भी विकल्प में आए तो हमें उसको लगाना है। क्षेमेंद्र की मान्यता है कि औचित्य रसानुभूति में चमत्कार उत्पन्न करने वाला रस का जीवन है, औचित्य काव्य का प्राण है। इनसे पूर्वाचार्य आनंदवर्धन ने 6 प्रकार के औचित्यों की चर्चा की है: रसौचित्य, अलंकारोचित्य, गुणौचित्य, संघटनौचित्य, प्रबंधौचित्य और रीत्योचित्य। उन्होंने रस की अभिव्यंजना के निमित्त औचित्य का उपनिबंधन आवश्यक है कहा है। उन्होंने औचित्य की तुलना में ध्वनि को ही महत्व दिया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का मूल आधार मानते हुए उसे ही सर्वाधिक महत्व दिया है। क्षेमेंद्र ने किसी एक तत्व को महत्व न देकर सभी तत्वों को सामंजस्य, संतुलन या संगति पर बल देकर काव्य चिंतन को व्यापक संदर्भ प्रदान किया है। औचित्य पर बल देकर क्षेमेंद्र ने काव्य को जीवन मूल्यों के निकट ला दिया है। औचित्य जीवन को भी सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। सामाजिक मर्यादा की प्रतिष्ठा का आधार औचित्य ही है। अनौचित्य की स्थिति सामाजिक मर्यादा के भंग होने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्षेमेंद्र ने काव्य को सामाजिक मूल्य एवं मर्यादा के संदर्भ में देखने की नई दृष्टि दी है। काव्य शास्त्र में औचित्य की प्रतिष्ठा से एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। क्षेमेंद्र ने यह स्पष्ट किया कि केवल अलंकार और रीति का प्रयोग काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायता तो देता ही नहीं, अपितु उसे ठेस भी पहुंचा सकता है। यदि हम 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक की संस्कृत रचनाओं को देखें तो ज्ञात होता है कि इस युग का साहित्य किस प्रकार कृत्रिम अलंकार योजना से आच्छादित होकर सौंदर्य विहीन और शुष्क और जटिल हो गया था। 6वीं से 11वीं शताब्दी तक औचित्यवाद ने इसका घोर बहिष्कार करके परवर्ती युग की काव्य रचनाओं को, भले ही वे संस्कृत भाषा की न होकर अन्य भाषा की हों, एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। क्षेमेंद्र का औचित्य संबंधी दृष्टिकोण आज भी संदर्भवान है। आधुनिक युग का साहित्यकार साहित्य को नियमों से सर्वथा मुक्त कर देने में उसकी स्वाभाविकता मानता है, वहाँ क्षेमेंद्र आवश्यक नियमों का पालन करते हुए यथार्थ चित्रण में स्वाभाविकता मानते हैं। उस युग का पाठक या सामाजिक प्राचीन नियमों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, अतः उनका पालन उस युग के साहित्यकार के लिए अपेक्षित था, जबकि आज का दृष्टिकोण बदल गया है। औचित्य से काव्य के मूल सौंदर्य की रक्षा होती है। उसके अभाव में सौंदर्य नहीं रहता, कुरूपता में परिणत हो सकता है, किंतु वह मूल सौंदर्य का स्थापन नहीं बन सकता। अतः यह काव्य की आत्मा के पद पर आसीन नहीं हो सकता। औचित्य में अपने आप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह काव्य सौंदर्य की सृष्टि कर सकें। यह सत्य है कि कई बार औचित्य या स्वाभाविकता के कारण कोई उक्ति सुंदर बन जाती है, किंतु वहाँ पर औचित्य के साथ अन्य तत्व भी सम्मिलित होते हैं। भावना शून्य होने पर एक स्वाभाविक वर्णन ही होते हैं। भावना शून्य होने पर एक स्वाभाविक वर्णन भी दंडी द्वारा कथित वार्ता मात्र रह जाएगा, उसे काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। अतः औचित्य वह तत्व है जो कविता कामिनी के मुखचंद्र को निखार कर निष्कलंक तो बनाता है, किंतु उसे ज्योत्सना का नया वैभव प्रदान करना उसके वश की बात नहीं है। बिहारी के शब्दों में वह चित्तवनी औरे कछु जिह बस होत सुजान। भारतीय काव्य में औचित्य का विशिष्ट योग है। अनुचित अलंकार प्रयोग, अनुचित रीति, अनुचित उक्ति, अनुचित अर्थ और रस में अनुचित वर्णन, इन सब का सौष्ठव नष्ट कर देते हैं। अतः इन सभी सिद्धांतों में औचित्य का समावेश आवश्यक है। औचित्य के अभाव में यह सभी व्यर्थ है। अतः औचित्य संप्रदाय उचित समन्वय का संदेश लेकर उपस्थित हुआ। आचार्य अनुचित अलंकार प्रयोग, अनुचित रीति, अनुचित उक्ति, अनुचित अर्थ तथा रस में अनुचित वर्णन, इन सब का सौष्ठव नष्ट कर देते हैं। अतः इन सभी सिद्धांतों में औचित्य का समावेश आवश्यक है। औचित्य के अभाव में सभी व्यर्थ है। अतः औचित्य संप्रदाय उचित समन्वय का संदेश लेकर उपस्थित हुआ। आचार्य क्षेमेंद्र ने इस अति सूक्ष्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
महाकवेरप्यति सूक्ष्मतत्व विचार हर्ष प्रदमेत दुक्तम। सुब्रत बिलकम 3:39। अतः उचित काव्य का अंतरंग तत्व है, इसके बिना अन्य कोई गुण या विशेषता महत्वहीन हो जाती है। इसी औचित्य तत्व की अवहेलना करने पर केशवदास की रामचंद्रिका की प्रकृति वर्णन तीखी आलोचना की गई है। केशव को हृदयहीन कवि तक कहा गया है। साथ ही आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है कि जो जिसके योग्य हो आचार्य लोग जिसे उचित कहते हैं, साथ ही जिसका भाव भी उचित हो वह उचित के अंतर्गत आता है। डॉक्टर मनोहर गौड़ ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि काव्य में भी संयोजन क्रिया की प्रमुखता रहती है। कल्पना का यही कार्य होता है। जीवन में अनेकत्र अनेकदा दृष्ट एवं अनुभूत पदार्थों का किसी भाव या कथा के सहारे सामंजस्य संयोजन किया जाता है। इसी सामंजस्य को सादृश्य अथवा संतुलन को ही औचित्य कहा जाता है। यह सापेक्ष वस्तु है। नीम का चारा गाय के लिए असदृश और ऊँट के लिए सदृश है। अधिक आभूषणों का उपयोग ग्रामीण स्त्री के लिए उचित और नगर की स्त्री के लिए अनुचित है। इस प्रकार औचित्य एक विधेयात्मक तत्व सिद्ध होता है। यही समस्त सौंदर्य का मूल है। काव्य में घटनाओं और पात्रों के संयोजन में स्वाभाविकता होने पर ही वह प्रेषणीय हो पाता है। अतः स्वाभाविकता ही औचित्य है। उदाहरण के लिए कवि पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखते हैं। कूलप में केली में कछास में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है। कहे पद्माकर परागन में पोनहु में, पानन में पीकन पलाशन पगंत है। यहाँ अंतिम पंक्ति में पीकन शब्द अलंकार के प्रयोग से बाध्य होकर किया गया है, जिसका अर्थ औचित्यपूर्ण नहीं है, जिससे काव्य धूमिल होता है। औचित्य का प्रयोजन क्या है? औचित्य के बिना कोई भी काव्यशास्त्रीय सिद्धांत अधूरा है। औचित्य के बिना ना तो कोई समझ ही अच्छी लगती है, ना ही गुण। काव्य में किसी एक तत्व का महत्व नहीं होता, बल्कि सभी तत्वों के संतुलन, सामंजस्य और संगति में उचित भाव का होना आवश्यक है। यह उचित भाव कैसे, कहाँ, किस प्रकार होता है, यही औचित्य सिद्धांत बताता है। औचित्य द्वारा जीवन किस प्रकार सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनता है, वह व्यंजित होता है। काव्य को सामाजिक मर्यादा, जीवन मूल्य के संदर्भ में देखने की दृष्टि औचित्य द्वारा ही होती है। औचित्य ही काव्य के मूल सौंदर्य का रक्षक है। औचित्य के अभाव में सौंदर्य नहीं रहता। काव्य में रस, गुण, अलंकार सभी का उसी अवस्था में महत्व है जब ये सभी औचित्य के साथ हों। अतः काव्य को पढ़ने व समझने के लिए औचित्य सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। काव्य में घटनाओं एवं पात्रों के आयोजन में स्वाभाविकता होने पर ही वह प्रेषणीय होता है। अतः उस स्वाभाविकता को जानना ही औचित्य सिद्धांत का उद्देश्य है। औचित्य के भेद कितने हैं, क्या हैं, सब पढ़ लेते हैं हम लोग। आचार्य क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य बहुत व्यापक है। अतः उन्होंने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप का ध्यान में रखते हुए औचित्य पर प्रकाश डाला है। उनका कथन है, पदे वाक्ये प्रबंधार्ये गुणे लंकरणे रसे, क्रियायाम कारके लिंगवचने च विशेषणे, उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले व्रते, तत्त्वे सत्त्वे डप्यभिप्राये स्वभावे सार संग्रहे, प्रतिभायाम वस्थावाम विचारे माम्यना यथाट शिशि, काव्यस्थागेषु च प्राहुरौचित्यम व्यापि जीवितम। अर्थात औचित्य की व्याप्ति पद से लेकर विचार तक है। क्षेमेंद्र के मत में औचित्य के भेद हैं पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद, काव्य के अन्य विविध अंग।
इन 28 तत्वों की सुगमता की दृष्टि से निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है। शब्द, पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, इनको शब्द के रूप में वर्गीकृत किया गया है, शब्द के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। काव्यशास्त्रीय तत्व, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, सार, संग्रह, तत्व, आशीष, काव्य के अन्य अंग, चरित्र संबंधी, व्रत, तत्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार, नाम, परिस्थिति संबंधी, काल, देश, कुल, अवस्था। उपर्युक्त अंगों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य की विषय वस्तु और उसकी शैली दोनों में ही औचित्य का विधान किया है। काव्य की विषय वस्तु और शैली दोनों में ही औचित्य का विधान किया है। आचार्य क्षेमेंद्र के दृष्टिकोण को सम्यक रूप से समझने के लिए उनके द्वारा विवेचित औचित्य के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। पदगत औचित्य की विवेचना करते हुए उनका मानना है, सूक्ति में किसी विशेष पद का उचित प्रयोग इस प्रकार शोभा कारक होता है जैसे चंद्रमुखी युवती के मस्तक पर कस्तूरी तथा श्यामा के मस्तक पर चंदन का तिलक। जहाँ किसी पद के प्रयोग में विशेष औचित्य प्रकट होता है, यथा हे देव, युद्ध के समय तुम्हारी इस खड्ग धारा में शत्रुओं के कुल डूब गए। इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर भोली गुर्जर नरेश की पत्नी जंगल में चकित होकर जल की आशा से पति के कृपाण की ओर देखती है। यहाँ भोली शब्द से अर्थ के औचित्य का चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके विपरीत कहीं कहीं अनुचित शब्द के प्रयोग से काव्य सौंदर्य को क्षति पहुँचती है। उदाहरण के लिए, सौंदर्य रूपी धन के व्यय का कुछ सोच नहीं किया, महान क्लेश उठाया, स्वच्छंद और सुख से रहने वाले लोगों को चिंता के ज्वर से पीड़ित किया। विधाता ने इस तन्वी को जन्म देने में क्या प्रयोजन सोचा था। यहाँ आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है कि यहाँ तन्वी शब्द किसी प्रकार के अधोचित्य के चमत्कार को प्रकट नहीं करता। उनके विचार से यहाँ सुंदरी शब्द का प्रयोग उचित होता। वाक्यगत, जहाँ वाक्य के प्रयोग द्वारा विशेष चमत्कार प्रकट होता है, वहाँ वाक्यगत औचित्य है। उदाहरण के लिए, चीमिया दाना रहित सा साल पिछला दुबक गुजरा और सूखे संतरे सा यह नया आया है पास। प्रबंधगत औचित्य, किसी बात को सिद्ध करने के लिए किसी कथा प्रबंध में बांधने के कारण विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ प्रबंधगत औचित्य होता है। प्रात धूप की जरतारी ओढ़नी लपेटे अभी अभी जागी, कुमार से भरी नितांत कुमार घाटी। अलंकार औचित्य क्या है? जहाँ अलंकार के प्रयोग द्वारा कोई वस्तु भाव या विशेष रूप से प्रभावशील हो उठता है वहाँ अलंकार औचित्य होता है। अर्थात प्रतिपाद्य अर्थ के अनुरूप ही अलंकार का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरणार्थ, सांझ के सेंदूर लिए आकाश में सरक आया क्षुदित बादल व्याल। यहाँ रूपक अलंकार का चमत्कार उपरोक्त पंक्तियों में देखा जा सकता है। रसौचित्य, औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सब हृदयों में व्याप्त हो जाता है। अर्थात रस के प्रयोग से काव्य की पंक्तियाँ जब विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाती हैं तो रसौचित्य होता है। उदाहरण के लिए, दाने दाने को तरस गईं अगणित आँखें, कृमिकीट सदृश फुटपाथों पर मनु की प्यारी संतान मिट गई बिलक बिलक। करुणा रस के चमत्कार से यह पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। मधुर तिक्त आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। रसौचित्य के लिए ध्वनि सिद्धांतकार आनंदवर्धन ने मुख्यतः 10 नियमों को निर्धारण किया है। शब्द और अर्थ का नियोजन औचित्यपूर्ण हो, प्रबंध में संधि घटना का प्रयोग रसानुकूल हो, व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग शुद्ध हो, विरोधी रस के अंगों का वर्णन न हो, गौण वस्तु घटना पात्र वातावरण का इतना विस्तार न हो कि उसका मुख्य रस ही दब जाए, अंग रस और अंगी रस का संबंध आपस में ठीक अनुपात में हो,
अन्य रसों की नियोजना में पारस्परिक अनुकूलता हो। प्रबंध, काव्य या नाटक में रस का प्रयोग उचित अवसर पर हो। विभाव, अनुभाव, संचारी आदि के वर्णन में औचित्य की रक्षा की जाए। काव्य में रस के विभिन्न अवयवों और विरोधी रसों का समन्वय उचित रूप से होना चाहिए, तभी रस निष्पत्ति हो सकेगी। देश कालगत औचित्य, जहाँ देश और काल के वर्णन से विषय में विशेष चमत्कार आ जाता हो, वहाँ देश कालगत औचित्य होता है। काले जंगल, काले खेत, काली मिट्टी सांवरी, लुगड़ा छापेदार लाल, हंसली की चमके बीजरी, लहंगा श्याम कमर में पहने श्याम बरन की गुजरी। गुणोचित्य, काव्य में विभिन्न गुणों का समन्वय रस के अनुकूल होना चाहिए, जैसे ओज का वीर रस में, माधुर्य का श्रृंगार और करुण में। काव्य के विभिन्न गुणों का समन्वय रस के अनुकूल होना चाहिए, जैसे ओज का वीर रस में, माधुर्य का श्रृंगार और करुण में। संगठनोचित्य, संगठना या रचना का उद्देश्य रस है, अतः उसमें विभिन्न तत्वों का नियोजन रस के अनुकूल होना चाहिए। इसके 4 नियामक हैं। संगठना रसानुकूल हो, पात्र की प्रकृति, स्थिति तथा मानसिक दशा के अनुसार इसकी योजना हो, प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल हो, काव्य की प्रकृति के अनुकूल हो। बिंबगत औचित्य, जहाँ बिंबों के संयोजन से उनका औचित्य द्वारा काव्य में विशेष चमत्कार आ जाता है, वहाँ बिंब औचित्य माना जाता है। यथा नरवत वेणी में रहे, उलझे जूही के फूल, बहाए कुछ लहरियों के साथ दूर अकूल। विचारगत औचित्य, जहाँ किसी विचार के कारण काव्य में विशेष चमत्कार आता है, वहाँ विचारगत औचित्य आता है। रीति औचित्य, रीति का प्रयोग भी औचित्य रूप से अर्थात वक्ता, रस, अलंकार तथा काव्य के स्वरूप के अनुकूल होना चाहिए। आनंदवर्धन ने औचित्य के मुख्यतः 6 प्रकार बताए हैं, जिनमें रस औचित्य, अलंकार औचित्य, गुणौचित्य, संगठनौचित्य, प्रबंधौचित्य और रीति औचित्य है। कुंतक और महिमभट्ट ने भी इनका वर्णन किया है। कुंतक के अनुसार औचित्य वह है जिसके द्वारा स्वभाव का महत्व पुष्ट होता हो, अथवा जहाँ वक्ता या श्रोता के अति स्वाभाविक सौंदर्य के कारण वाच्य वस्तु आच्छादित हो जाती है, वह औचित्य है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन ही औचित्य है। महिमभट्ट ने व्यक्ति विवेक में औचित्य के 2 भेद किए, शब्दौचित्य और अर्थौचित्य। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार लिखकर उसे काव्य की आत्मा माना एवं अत्यंत व्यापक रूप दिया। औचित्य के 2 ये प्रमुख भेद आज के समय में आधुनिक काव्य के संदर्भ में अधिक उपयोगी हैं। काव्य की चाहे कोई भी विधा हो, काव्य की कोई भी विशेषता या गुण हो, उसके संपादन में तथा उसे प्रभावी बनाने में औचित्य का निर्वाह बहुत आवश्यक है। इसीलिए पाश्चात्य आचार्यों ने भी औचित्य के महत्व को स्वीकारा है। अरस्तु ने दृश्य, घटना, काल, भाषा में औचित्य को महत्वपूर्ण माना है। लॉन्जाइनस ने शब्द प्रयोग के औचित्य को काव्य का प्राण कहा है। हॉरेस, दांते, पोप रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नल्ड सभी ने काव्य के औचित्य को अपने अपने ढंग से स्वीकार किया है। सहृदय की अवधारणा और औचित्य विवेचन। भारतीय काव्यशास्त्र की यह मान्यता सामान्यतः स्वीकार कर ली गई है कि काव्य का पाठ करने तथा उसे बोधगम्य रूप में स्वीकार करने के लिए पाठक को सहृदय होना चाहिए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बिना परिचय के प्रेम कहाँ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा सकता है कि यदि पाठक में ग्रहीता का भाव नहीं होगा, तब वह काव्य स्वाद भी नहीं कर सकेगा, रचनाकार से तादात्म्य भी स्थापित नहीं कर सकेगा। इस अर्थ में रचनाकार, रचना तथा पाठक के बीच एक तादात्म्य होना आवश्यक है। तब यह स्पष्ट है कि पाठक के सहृदय होने पर ही रचना से उसका सरोकार बनेगा और तभी रचना की मूल प्रवृत्ति की पहचान संभव हो सकेगी। अतः यह प्रश्न उठता है कि सहृदय की अवधारणा मूलतः रस सिद्धांत तथा उससे संबंधित साधारणीकरण की अवधारणा से संबंधित है। तब फिर औचित्य सिद्धांत के विवेचन के संदर्भ में सहृदय की अवधारणा की चर्चा किस रूप में और क्यों होनी चाहिए? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह होगा कि औचित्य मूलतः तर्कजन्य कारण से संबंधित है। इसी अर्थ में औचित्य को सृजन के साथ जोड़कर देखा जाता है और यही औचित्य
विवेचन वास्तव में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र को इस बात के लिए विवश करता है कि वे औचित्य के एक भेद के रूप में रसौचित्य का भी वर्णन करते हैं। औचित्य की अंगी और रस को अंग मानकर वे रस की महत्ता को रेखांकित करने के साथ साथ औचित्य को मूल और वास्तविक प्रयोजन के रूप में स्थापित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य में सबसे पहले रचना के आधार पर ही पाठक तथा आलोचक के मत को निर्धारण होता है। इस दृष्टि से सृजन, ग्रहण तथा आलोचना, इस क्रम में रचना को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। रस को औचित्य के साथ जोड़कर देखने पर औचित्य सिद्धांत की स्वीकार्यता और महत्ता अधिक बढ़ जाती है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र जहाँ औचित्य को अंगी तथा रस को उसका अंग मानते हैं, वहीं अभिनवगुप्त औचित्य को रस का साधक मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आचार्य अभिनवगुप्त की दृष्टि में रस अंगी है, वही प्रमुख है, और औचित्य तो बस उसका एक साधन है। अभिनवगुप्त क्या मानते हैं? रस को अंगी मानते हैं मुख्य रूप से, और औचित्य उसका एक साधन है। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि सहृदय की अवधारणा औचित्य से निरपेक्ष नहीं है। यही बात औचित्य के संदर्भ में कही जा सकती है। इस प्रकार से जुड़ी सहृदय की अवधारणा का विवेचन आवश्यक है। अब हम औचित्य विवेचन की समस्याएं भी देख लेते हैं। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भले ही नहीं हो, लेकिन एक बार हम रीडिंग लगा सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं इसको। औचित्य जीवन के विभिन्न आयामों पर एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। किसी भी कार्य में औचित्य के बिना उस कार्य को करना अनुचित कहा जाता है। यही औचित्य काव्य सृजन, साहित्य विमर्श और लोक जीवन के साथ साथ साहित्य की प्रासंगिकता आदि विभिन्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी आचार्य क्षेमेंद्र के औचित्य विवेचन को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। परोपकारी शब्दार्थ में काव्य में अलंकार बाह्य शोभाकारी होने से कट आदि की भांति अंततः अलंकार ही है, और गुण भी श्रुत, सत्य, शील आदि की तरह अर्जित हैं, सहज नहीं। अतः वे भी गुण ही हैं। पर जहाँ तक औचित्य का संबंध है, वह काव्य का स्थिर और अनश्वर जीवित है, जिसके बिना काव्य निर्जीव है। आचार्य क्षेमेंद्र का यह कथन निर्विवाद रूप से स्वीकार्य नहीं है। इसे सहज और स्वाभाविक रूप से ग्राह्य नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि औचित्य है, काव्य का जीवित है, गुण तथा अलंकार नहीं। यह मान्यता स्वीकार करने पर रीति और अलंकार का महत्व तो कम हो ही जाता है, अपितु साधन को साध्य मानने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शरीर को आत्मा नहीं माना जा सकता है। अलंकार और रीति को भी काव्यात्मा मानना औचित्य नहीं होगा। औचित्य रस सिद्ध काव्य का जीवित है। औचित्य रस सिद्ध काव्य का जीवित है, यह मानने वाले आचार्य क्षेमेंद्र को विरोधी तो नहीं माने जा सकते, किंतु यह प्रश्न उठता ही है, यदि औचित्य जीवित है तो फिर रस की स्थिति क्या है? क्या रस को जीवित नहीं माना जा सकता? यही नहीं, आचार्य क्षेमेंद्र वक्रोक्ति एवं ध्वनि के विषय में औचित्य चिंतन में अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं करते। तब क्या यह मान लिया जाए कि क्षेमेंद्र का मत औचित्य चिंतन को रस के साथ जोड़कर ही देखने के लिए उपयुक्त है? स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि रस पर अधिक बल देना तथा रस की निर्मिति के साथ औचित्य की संबंध स्थापना वास्तव में इस बात पर ही केंद्रित है कि यदि रसौचित्य स्थापित हो जाता है, तब फिर ध्वनि तथा वक्रोक्ति के साथ औचित्य की सहधर्मिता स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। औचित्य वास्तव में पद्धति से जुड़ा हुआ मामला है। औचित्य काव्यालोचन के लिए अत्यंत विचारणीय चिंतन बिंदु है। जिस प्रकार काव्यात्मा का प्रश्न साहित्य सृजन से जुड़ा हुआ है और रस को ही कविता या काव्य की मूल सत्ता अथवा मूल तत्व मानना उपयुक्त माना जाता है, उसे ग्रहणशीलता के स्तर पर ग्राहक या भावक को ग्राह्य बनाने के लिए उसे सहृदय होना उपयुक्त माना जा सकता है। उसी प्रकार काव्यालोचन के प्रसंग में औचित्य के महत्व को स्वीकार कर लेना ही उपयुक्त कहा जा सकता है।
पाश्चात्य चिंतन के आलोक में औचित्य विवेचन। पाश्चात्य चिंतन के आलोक में अभी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण लग नहीं रहा है, इसलिए हम इसके बारे में हम जितना महत्वपूर्ण था उतना पढ़ चुके हैं। अब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में, काव्य सिद्धांतों के बारे में अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।